हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशन पॉइंट में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका विशेषता के बारे में। यहाँ दोस्तों, इसके पहले हमारे इस सीरीज़ के 2 वीडियो आ चुके हैं और भारत के संवैधानिक विकास के 3 वीडियो आ चुके हैं, जो कि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए और अपनी तैयारी को एक आधार दीजिए। जी हाँ, और आज हम लोग बात करेंगे इसी सीरीज में, उद्देशिका के सीरीज में इसका वीडियो 3 है। आज हम लोग चलिए देखते हैं पिछले वर्ष को किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं और किस प्रकार से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जी हाँ, जो भारतीय शासन प्रणाली थी वो सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो आप लोगों को पता होगा, ब्रिटेन में सर्वप्रथम शासन प्रणाली विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? जी हाँ, ये वाक्य किसने बोला था कि जो भारत है एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो किसने बोला था ये? केसी वीयर साहब ने बोला था कि जो भारत का एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये जो कथन था ये केसी वीयर साहब जी ने बोला था। इस प्रकार हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जी हाँ, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जनता है। इस प्रकार हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा कि राजनीतिक सत्ता जो प्रमुख स्रोत होता है हम लोग होते हैं, यानी भारत की जनता। चूँकि उद्देशिका का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। इस प्रकार हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में बताना है, संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी है कार्यपालिका के न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जी हाँ, तो हम लोग सिर्फ देखेंगे तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें जो विधायिका होता है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होता है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हमारा आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। कथनों हमको विचार करना है और हमको कथन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर चूज करना है कौन सा सही है। फर्स्ट है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। सेकंड है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। सी है, भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है। और फोर्थ नंबर है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे जो इसमें सही है। पहला तो है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, भारत में एक लोकतांत्रिक समाज, भारत लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल राइट है। और जो फोर्थ है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार हम लोग जब बात करेंगे तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों को का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, उनका कालक्रम अनुक्रम क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग बात करेंगे कि छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, जी हाँ, झारखंड और सिक्किम। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ का कब निर्माण हुआ, अरुणाचल प्रदेश कब एक पूर्ण राज्य बना, और सिक्किम और झारखंड। आप लोगों को पता होगा जो छत्तीसगढ़ है और जो झारखंड है ये तो सन 2000 में बने थे। जी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोग पहले ऑप्शन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो बना था 1 नवंबर सन 2000 में बना था, और जो उत्तराखंड बना था वो 9 नवंबर 2000 को बना था। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात कर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो अरुणाचल प्रदेश था 1987 में एक राज्य, पूर्ण राज्य बना था। और सिक्किम की अगर बात की जाए, जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं
सिक्किम की तो 1975 में पूर्ण राज्य बना था। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखते हैं जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चूँकि आप क्या है कि कालानुक्रम बताना है, तो सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम कब बना था दोस्तों? 1975 में बना था राज्य। जी हाँ, 1975 में राज्य बना था। और फिर कौन सा बना था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़। झारखंड कब बना था? तो जो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000। जी हाँ, 15 नवंबर 2000 को बना था झारखंड। तो इस प्रकार हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? जी हाँ, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था जिसके अध्यक्ष बीजी खेर जी थे, तो इसमें 1956 कितने राज्य तथा संघ राज्य बनाए गए थे? 14 राज्य थे, 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। इस प्रकार हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। जी हाँ, भारत में जो संघ राज्यों का प्रशासन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो आपको पता हो जो संघ राज्य का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। इस पर हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार हमको बताना है। जी हाँ, तो हम इस पर बात करते हैं तो देखते हैं हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, ये 4 राज्य दिए गए हैं। उनको काल अनुक्रम के आरोही क्रम में हमको बताना है। जी हाँ, किस क्रम में बताना है? आरोही क्रम में बताना है। ठीक है, जो कि 1960 के बाद सृजन हुए थे। तो हम लोग देखेंगे तो जो हरियाणा कब बना, पहली बात तो हम लोग बात करते हैं। जो हरियाणा अलग राज्य बना था दोस्तों 1966 में एक बना था। जी हाँ, 1966 में। सिक्किम की बात कर ली जाए तो जो सिक्किम राज्य बना था 1975 में बना था। नागालैंड की अगर बात की जाए, जी हाँ, तो जो नागालैंड बना था वो 1963 में बना था, 1963। और मेघालय की अगर बात की जाए तो 1972। जी हाँ, 1972 में बना था। इस प्रकार अगर हम लोग आरोही क्रम में अगर इसको लगाते हैं, जी हाँ, तो हमारा जो होगा सर्वप्रथम आएगा नागालैंड 1963, फिर हमारा आंसर आएगा 1966 में हरियाणा, फिर हम लोग 1972 में मेघालय और 1975 में सिक्किम। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल अनुक्रम हम लोग को बताना है। तो हम लोग अभी बात करते हैं, इसमें देखते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं को अगर सिक्किम कब बना था। जी हाँ, सिक्किम जो बना था हमारा 1975 में बना था। हम लोग को अभी हम लोग इस पर चर्चा की है, 1975 में बना था। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए कि अरुणाचल प्रदेश पूर्ण राज्य कब बना, 1987 में बना था अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की बात की जाए, नागालैंड कब बना था, तो नागालैंड जो हमारा बना था 1963 में बना था, 1973 में बना था। और हरियाणा कब बना था, 1966 में बना था। इस प्रकार हम लोग अगर इसको क्या बोला है कि सही कालानुक्रम में अरेंज करना है, तो अगर हम इसको सही अरेंजमेंट इसका करते हैं तो सर्वप्रथम हमारा देखेंगे तो नागालैंड बनेगा, फिर हरियाणा बनेगा, फिर सिक्किम बनेगा, फिर अरुणाचल प्रदेश बनेगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो 70 का जो सही कालानुक्रम है वो हमारा बी हो जाएगा। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया? जी हाँ, हम लोग अभी चर्चा की है ऊपर वाले क्वेश्चन में। जो छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, कब आया था? 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ था, तो इस प्रकार 1 नवंबर 2000 हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? जी हाँ, किस नाम से किया गया है हमारे राष्ट्र का उल्लेख? भारत तथा इंडिया। बिल्कुल सही आंसर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? जी हाँ, नए राज्य की जो गठन की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? भारत की संसद में निहित है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? जी हाँ, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो राज्यों का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को ध्यान देना है, इसमें राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन, ये सब बिल्कुल नहीं लगाना है। फर्स्ट अनुच्छेद में ही कहा गया है कि जो भारत का अनुच्छेद होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, कहा गया है। इस प्रकार आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हम लोग को बताना है कि अगर नए राज्यों का सृजन करना होगा तो किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। तो किस में करना आवश्यक होगा? भारत की संविधान सभा की प्रथम अनुसूची को संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर नए राज्यों का सृजन करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ नहीं है। कथन है भारत संघ नहीं है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति। जी हाँ, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हम लोग देखते हैं, कथन है कि भारत संघ नहीं है और कारण है उसका किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि भारत संघ नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत संघ है और सीधा कहा गया भारत राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार हमारा कथन तो गलत हो जाएगा। और कारण क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम, उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा आंसर ये गलत आंसर डी होगा। ये गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? जी बिल्कुल, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, कब की गई थी? 1953 में यह स्थापना की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके द्वारा सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। प्रथम है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सेकंड है, इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। सी है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। जी हाँ, तो हम लोगों को कथन पर विचार करना है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो इसे संविधान में फर्स्ट है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके धर के आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसे जेबीपी समिति के नाम से भी जाना जाता है, कि अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। यह भी सही है।
तो इस प्रकार हम देखेंगे हमारा कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? जी हाँ, इसमें से हमको बताना है कौन सा नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो हम लोग उस पर देखेंगे। ऑप्शन है, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। सी ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। डी ऑप्शन है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। इसके क्षेत्र सीमाओं या नामों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, तो हमको इसमें बताना है कि नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। तो हम लोग अगर इस पर देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका हमारा आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? नीचे दिए गए कोट में से बताना है कि सिक्किम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कोट है, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। नेक्स्ट है, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। एंड थर्ड है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग होते हैं। जी हाँ, तो हमारे जो होंगे तीनों करेक्ट हैं। ये जो सिक्किम बना था 1975 में, इससे गठन हुआ था, भारत का अभिन्न अंग बना था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, बिल्कुल सही है। और इसके थर्ड है ऑप्शन है, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग होते हैं, यहाँ की जनजाति होती है लेप्चा। तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? जी हाँ, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी अगर राज्य को मिलाना है तो कौन मिला सकता है? तो भारत की संसद, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? जी हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, ये हम लोग को बताना है। तो ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो किया गया था 1956 में किया गया था, जैसा भी आप लोगों को पता होगा। सर्वप्रथम भाषाई आधार पर जो राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था। तो इस प्रकार हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। जी हाँ, आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार के राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो इसका गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। जी हाँ, 1953 में से गठन किया गया था, लेकिन 1956 से लागू हुआ। इस प्रकार हमारा इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? जैसा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन फिर से वही है दोस्तों। तो इसमें अब राज्य की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा राज्य जो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठन किया गया था? तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। सिक्किम भारत का एक सहराज्य बनाया गया। जी हाँ, जो सिक्किम था भारत का एक सहराज्य बनाया गया था। तो किसके द्वारा बनाया गया था? जी हाँ, सिक्किम जो एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, सहराज्य के रूप में, एसोसिएट स्टेट सहराज्य के रूप में जब बनाया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। तो इस प्रकार हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम, जी हाँ, सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? जी हाँ, अभी हम लोग देखें, जो विधिवत पूर्ण रूप से क्या किया गया दोस्तों? सम्मिलित किया गया। सम्मिलित कब किया गया? 36वें के द्वारा। जी हाँ, 36 अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। जबकि अभी हम लोग बात किए कि 35 के द्वारा इसको क्या किया गया था? सहराज्य बनाया गया था। और इसको पूर्ण राज्य कब बनाया गया? तो 36वें के अंतर्गत। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सहराज्य कब बना?
35वें संविधान संशोधन के द्वारा। पूर्ण राज्य कब बना? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस प्रकार हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? जी हाँ, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। जी हाँ, तो इसका जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में संघीय राज्यों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो 20 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कथन, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्निविष्ट किए गए हैं। सेकंड है, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र संघ और राज्य हैं, किंतु नागरिकता इकहरी है। सी है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, तो इस पे हम लोग बात करेंगे, हमारा कौन सा इसमें बताना है कथन सही है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर आई तक अंतर्निविष्ट किए गए हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड और थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देखेंगे, हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? जी हाँ, पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप्स विच कंट्रीज आर रिसीव्ड दैट। जो तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है दोस्तों? तो अगर इसमें हम देखेंगे तो जो दोहरी नागरिकता है संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया है, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता है। जी हाँ, हम लोग अब नागरिकता में पार्ट सेकंड में आ गए हैं। तो हमारा जो दोहरी नागरिकता हो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि भारत में क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता हो जाएगा, एकहरी नागरिकता है, जबकि यहाँ पे दोहरी है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, हमारा डी आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो जो भारतीय नागरिकता है किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? तो किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? जी हाँ, किसके द्वारा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में जमा धन करके। जी हाँ, तो जो भारतीय नागरिकता होती है वो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है, और किसी भूभाग को यदि भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उसके द्वारा भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन भारतीय बोला है भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो धन जमा करके आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते दोस्तों। इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि धन जमा करके आप नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकते, जबकि जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भूभाग को अगर भारत में सम्मिलित किया जाता है तो उसके द्वारा भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। क्योंकि जो भाग 2 है वो भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप्स ऑफ इंडिया, भारत की नागरिकता के बारे में बताता है। भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसी के बारे में बताता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, किस प्रकार से भारत की नागरिकता जा सकती है। क्योंकि अगर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो जन्म से होती है, जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, भारत का नागरिक होगा। और अगर बात की जाए तो कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो जो नागरिकता होगी वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि कितने प्रकार से 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
फर्स्ट है जन्म के द्वारा, दूसरा वंश परंपरा से, और तीसरा है कि पंजीकरण से आप प्राप्त कर सकते हैं, और देशीकरण से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 हो गया। और 5वां होगा भूमि के अर्जन द्वारा। जी हाँ, किसी अगर भूभाग को भारत में अगर मिलाया जाता है तो आपको स्वतः वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और अगर यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि भारत का नागरिकता का अंत, तो अब्यूलेशंस कितने प्रकार से हो सकता है, द अब्यूलेशंस ऑफ सिटीजनशिप्स, भारत की नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है। तो जो भारत की नागरिकता का जो अंत है वो 3 प्रकार से हो सकती है। कौन को किसके द्वारा? अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। सेकंड है कि नागरिकता का परित्याग कर देने पर, अगर कोई भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है तो अपने आप वंचित हो जाएगा। सी है कि सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, अगर भारत सरकार को ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा कार्य किए हैं जिससे कि आपको भारत का नागरिक न माना जाए, तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। वंचित करने का प्रावधान है कि अगर आप संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाते हैं, युद्धकाल में शत्रु की सहायता करते हैं, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, या तो फिर पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर। जी हाँ। और इसका फिफ्थ है किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या लगातार 7 वर्ष तक भारत रहने पर। जी हाँ। निम्न में से जो हमने आपको बताया है, किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकता है भारत सरकार। तो इस प्रकार से हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, और हमारा अब नेक्स्ट वीडियो होगा भारत नागरिकता के श्रृंखला में, क्योंकि इसका ये सीरीज 2 था, सॉरी इसका सीरीज 3 नंबर था। अभी इसके 3 वीडियो इसको लेकर के, इसके 2 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं, इसका तीसरा वीडियो है। अभी इसके अन्य वीडियो आएंगे, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो देखिए। भारत के संवैधानिक विकास से हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 3 वीडियो बनाए गए हैं। उसके बाद भारत की उद्देश्यता और उसकी विशेषता के 2 वीडियो बनाए गए हैं, और ये नागरिकता का है वीडियो, विशेषता उद्देश्य के साथ साथ नागरिकता भी इसमें सम्मिलित की गई है। और इसके बाद अभी हमारे वीडियो श्रृंखला वाइज चलते रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आपके तैयारी में एक अच्छा, हमारा ये प्रयास है कि एक अच्छी मजबूती प्रदान हो। धन्यवाद दोस्तों।